नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो हम बात करें सबसे पहले वायुमंडल की कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है, जो गैसीय आवरण है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अंदर सभी प्रकार के यानी द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें संगठन कि वायुमंडल का जो संगठन है उसमें सभी प्रकार के यानी ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी सर्वाधिक क्या है? गैसीय पदार्थ। तो ठोस पदार्थ की हम बात करें तो धूल की कण, राख की कण, उल्का कण, नमक की कण आदि मिलते हैं। उसी प्रकार द्रव्य की बात करें, यहां एक जलवाष्प जो है वो द्रव्य के रूप में वायुमंडल में विद्यमान है। उसी प्रकार गैस की बात करें तो गैसों का स्वरूप हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन गैस जो कि सर्वाधिक 78.08% उपस्थित है वायुमंडल में। उसी प्रकार ऑक्सीजन 20.94% उपस्थित है। उसी प्रकार हम बात करें आगे नंबर 3 पे आर्गन जो कि 0.93%। आगे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो ये 0.03% है। काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 0.003, 0.03, 0.0003, 0.3। इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वहां हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आप ध्यान रखें आज के बाद कि 0.03% मात्रा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की है। एक और प्रश्न की बात करूं तो यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का योग यानी दोनों के जुड़ने का कुल योग कितना होता है? तो आप यहां अनुमान लगा लें कि 99% से अधिक होता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि 99% से कम होता है, 99% होता है, 99% से अधिक होता है। किनका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कुल योग गैसों का। तो 99% से क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है। सो आप इस बात को ध्यान रखें। तो हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार से हमने बात की है संगठन की। अब हम बात करेंगे संरचना की कि वायुमंडल की संरचना जो कि भौतिक और रासायनिक दो रूपों में विभक्त है। संरचना की बात करें तो भौतिक और रासायनिक दो रूपों में विभक्त है। तो भौतिक संरचना की सबसे पहले बात करूं कि वायुमंडल की संरचना में भौतिक स्वरूप क्या है, जो कि कई परतों के रूप में विभक्त है। काफी बार हम लोगों ने पढ़ा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। और एक बात आपने बचपन से नोट की होगी और वो ये रही है कि आसमान के ऊपर क्या है? ऊपर की ओर सूर्य है और हम ऊंचाई की ओर जाएं तो स्थिति क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से अपनी सोच सबसे पहले बचपन की ये थी कि ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ऊपर सूर्य है तो तापमान बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ अलग देखने को मिलता है, उसी पर हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें क्षोभ मंडल। नंबर 1 परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं तो 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। यह विषुवत रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर।
जबकि ध्रुवों पर ये 13 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, तो औसत क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम बात करें क्षोभ मंडल के अंदर जो वायुमंडल के कुल भार का 75% भार जो है वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। एक विशेष परिस्थिति इसके अंदर बनती है, वो ऊंचाई की तरफ जाने से तापमान क्या होता है, बढ़ने की बजाय घटता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, यानी क्षोभ मंडल में हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। इसका औसत क्या है, उसी पर हम बात कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ध्यान दें इस बात को कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं धरातल से तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अगर ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है, जैसे 1 किलोमीटर पूछ लिया, आपको ध्यान रहेगा कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना कम होता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें 0.65 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना कम होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो ये कई कंफ्यूज करने वाले या थोड़े से उलझा देने वाले से पॉइंट होते हैं जो हमें उस मौके पर समस्या पैदा करते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री, 100 मीटर पे 0.65 डिग्री सेल्सियस और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और ये दर कम होती रहती है ऊंचाई की तरफ, कहाँ तक, क्षोभ सीमा तक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर धूलकण की बात आती है या अन्य धूलकण है, अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे अपने आंधी तूफान वगैरह आते हैं, अनेक प्रकार के जो पॉलीथीन वगैरह उड़ करके घूमते रहते हैं हवा में, तो ये सारी गतिविधियां इसके अंदर होने के कारण यहाँ वायुयान के लिए एरोप्लेन के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ एरोप्लेन नहीं उड़ाए जा सकते, यानी ड्राइवर की समस्या रहती है, चालक की, तो उसके लिए यहाँ एरोप्लेन के लिए कोई उपयुक्त दशाएं नहीं है। आदि के कारण यहाँ क्या है, एरोप्लेन के लिए आदर्श दशाएं नहीं है। क्या नहीं है, आदर्श दशाएं नहीं है। तो अब हम बात करें आगे कि क्षोभ मंडल में हमने बात करें कि वायुमंडल के आयतन की बात करें, आयतन का 97% जो भाग की बात करें तो 29 किलोमीटर तक, और 99% भाग है वो 32 किलोमीटर तक मिलता है। यानी सर्वाधिक कहाँ आ जाता है, क्षोभ मंडल में आ जाता है। यानी हमने बात की थी पहले कि 75% वायु दाब कहाँ आ जाता है, क्षोभ मंडल में मिलता है। तो उसी प्रकार हम बात करें आगे, जैसे सबसे पहले हमने बात कर ली है क्षोभ मंडल की, अपने इस प्रकार से अनुमान करते हैं, ये पृथ्वी का भाग धरातल आ गया, सबसे पहले ऊपर क्षोभ मंडल और उसके बाद क्षोभ सीमा, यानी क्षोभ सीमा जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर होती है, यानी 1.5 किलोमीटर की मोटाई किसकी है, क्षोभ सीमा की है, जो जहां पर तापमान स्थिर हो जाता है। यानी तापमान के घटने की दर कहाँ थी, क्षोभ सीमा के निचले स्तर तक थी, जहां कितनी थी, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के गिरने की दर थी। अब क्षोभ सीमा जो कि 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है और उसी में तापमान स्थिर रह जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बात कर ली क्षोभ मंडल की,
उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्षोभ सीमा की, जो कि मोटी परत है 1.5 किलोमीटर। अब बात कर रहे हैं समताप मंडल की। किसकी कर रहे हैं? समताप मंडल की, जिसकी ऊंचाई यानी यहां तक की ऊंचाई हमने बात कर ली थी 18 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल एक ऐसी परत है जिसमें तापमान घटने की बजाय क्या हो जाता है, यहां बढ़ना शुरू हो जाता है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और यहां एक ऐसी परत मिलती है ओजोन परत, मध्य भाग में इसकी क्या मिलती है? एक ओजोन परत मिलती है, जो कि हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, और वो कहां मिलती है? समताप मंडल के मध्य भाग में मिलती है। क्षोभ मंडल की हमने बात की थी कि यहां तापमान गिरना शुरू होता है और अंतिम सीमा यानी क्षोभ सीमा तक आते आते तापमान कितना हो जाता है? तो -80 डिग्री हो जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। उसी प्रकार यहां तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और ये मोटाई इसकी 50 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 50 किलोमीटर तक की मोटाई है समताप मंडल की, और 50 किलोमीटर पर तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री। यानी ये प्रश्न पिछली बार रीट में आया था कि समताप मंडल के अंतिम स्तर या ऊपरी स्तर का तापमान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। तो हम बात कर रहे थे इसमें ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत इसके मध्य में यानी 25 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच मिलती है ओजोन परत। सबसे पहले के वैज्ञानिक की बात करें, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन? जॉन फोरमैन। जो फोरमैन नामक विद्वान ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत में छेद होने से हमारे पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, भूमि बंजर हो रही है, नपुंसकता की समस्या आ रही है, अनेक प्रकार के गले की बात आती है, खून के कैंसर की बात आती है, समस्याएं देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले जोय फोरमैन ने, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि क्या है कि अंटार्कटिका पर ओजोन परत में छेद हो रहा है और सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगी है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसके किरणों कुल का 6% भाग क्या होता है? 6% भाग होता है वो हानिकारक परावैंगनी किरणों का होता है। यानी सूर्य से आने वाली जो सारी किरणें हैं उनका 6% हिस्सा कौन सा है? हानिकारक परावैंगनी किरणें जहरीली किरणों के रूप में है, जिसमें से 2% अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका 6 का 2% क्या हो रहा है? पृथ्वी पर पहुंचने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ये चीजें आपके लिए विशेष रखी गई है। अब हम बात करें समताप मंडल में विशेषता क्या है। समताप मंडल की विशेषता कर ली, तापमान यहाँ समताप यानी समान रहता है या थोड़ा बढ़ता है, और अंतिम सिरे पर 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर वायुमंडल के लिए सबसे अधिक आदर्श दशाएं कही हैं तो वो समताप मंडल में है। वायुमंडल के अंदर किसी भी परत के अंदर वायुयान उड़ाने के लिए कोई आदर्श दशाएं हैं तो वो किस परत में है? समताप मंडल में है, क्योंकि यहाँ पर धूलकण आदि नहीं होते। धूलकण आदि का अभाव हो जाता है और चालक को बड़े आराम से चालक क्या कर सकता है? यात्रा कर सकता है, यान को उड़ा सकता है। तो हमने बात कर ली क्षोभ मंडल और समताप मंडल की, कि समताप मंडल क्षोभ मंडल में बात हमने की कि वायुमंडल की सभी दशाएं, जो कि बादल की बात आ रही थी, बारिश की बात आ रही थी, मौसमी घटनाओं की बात आ रही थी, वो सब की सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है। तापमान के घटने की दर की बात हमने कर ली, क्षोभ मंडल में थी, 6.5 डिग्री थी। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर थी। विषुवत रेखा पर ऊंचाई सर्वाधिक थी कि सवैनिक किरणों के कारण ऊंचाई तक तापमान रहता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई जो है अपने विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर सबसे कम की बात हमने की।
इसके अलावा यहाँ हमने कहा कि एरोप्लेन के लिए उपयुक्त दशाएं यहाँ नहीं हैं। लेकिन समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जैसे बारिश की बात आती है, चक्रवात की आती है, उल्कापात, ये दूसरे जो मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो यहाँ नहीं होती। तो अब हम बात करें आगे, समताप मंडल तक की हमने बात कर ली कि समताप मंडल की 50 किलोमीटर ऊंचाई तक हम पहुंच चुके हैं। अब समताप सीमा जो कि स्ट्रेटोपोज के नाम से जानी जाती है, स्ट्रेटोपोज, तो 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है यहाँ, यानी इन दोनों के बीच का एक, जैसे शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच क्या है तो शोभ सीमा है, उसी प्रकार समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच क्या है तो समताप सीमा है। तो इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है, जहां तापमान में वापिस स्थिरता नजर आती है। उसके बाद बात करते हैं वापस तापमान की घटने की दर है वो शुरू हो जाती है। तो मध्य मंडल के अंदर ऊंचाई पर जाने के बाद मध्य मंडल में तापमान अंतिम सिरे पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। यह अंतिम सिरे में तापमान बढ़ना शुरू यहाँ होता है और जो तापमान है वो -100 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ मिलता है। अंतिम सिरे की बात की है मध्य मंडल की। मध्य मंडल के बाद हम बात करेंगे आयन मंडल की। आयन मंडल, जहां आयन के कण यहाँ मिलते हैं, रेडियोधर्मिता तरंगें यहाँ उत्पन्न होती है और इसे कई परतों में विभक्त किया गया है, उसकी बात हम करेंगे। और यहाँ हवा की कण जो है, हवा में वायु आवेशित होती है जिससे प्रकाश की तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे ध्रुवों पर देखा जा सकता है। जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ दिखने वाली किरणों को अरोरा बोरियोलिस और दक्षिण ध्रुव पर दिखने वाली को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली किरणें अरोरा बोरियोलिस किस परत में पाई जाती है, आयन मंडल में, या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर दिखने वाली किरणें अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इस प्रकार की जो विशेष बातें परीक्षाओं में आती है और हमारा थोड़ा ध्यान कम कर देती है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम आगे बात करें कि आयन मंडल में कुछ परतें मिलती है, कौन सी परतें मिलती है उसके बारे में बात करें, जो कि अक्सर के आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहले निचली परत की बात करें, डी, ई, एफ और जी। आप इंग्लिश के 4 अक्षरों को याद करें, डी, ई, एफ, जी। समस्या उत्पन्न होती है यहां करके। तो सबसे पहले हम बात करें डी, जहां दीर्घ तरंगे हैं। डी से मतलब आप क्या याद रखोगे कि दीर्घ तरंगों का परावर्तन यहां होता है, दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है, याद करेंगे आप। दीर्घ, डी से दीर्घ। ई के मतलब से आप करोगे मध्यम तरंगों का परावर्तन होता है। एफ से लघु तरंगों का, किसका, लघु तरंगों का परावर्तन होता है। और जी से सभी प्रकार की, यानी सभी लघु, मध्यम और दीर्घ सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन होता है। एक प्रश्न और आता है यहां से, इसे कहते हैं अपलेटन स्तर, अपलेटन स्तर परत, अपलेटन स्तर परत के नाम से। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के सामान्य बातों की बात हमने की है और भौतिक संरचना के बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं। आयन मंडल की मोटाई जो है वो 640, यानी हमने 50 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर तक, और 80 किलोमीटर के बाद की ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई कहां तक है, आयन मंडल की है। और फिर 640 किलोमीटर के बाद जो है ब्रह्मंडल या तापमंडल के नाम से जिसे जानते हैं, वहां तापमान आगे बढ़ता रहता है। गैसों की समस्याएं हो जाती है, यानी जो धरातल के पास जो गैस मिलती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो ऊंचाई पर गैस नहीं मिलती। ऊपर धूलकण और
हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक देखने को मिलती है। आयन मंडल का तापमान जो है बढ़ करके 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आयन मंडल का तापमान है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और कृत्रिम उपग्रह आदि की स्थापना भी हम क्या करते हैं, आयन मंडल में करते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो अब हम बात करें आगे, भौतिक के स्वरूप के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे रासायनिक संरचना के बारे में कि वायुमंडल की संरचना का रासायनिक स्तर क्या है, स्वरूप क्या है। तो भौतिक के बाद हम बात करें रासायनिक संरचना। तो रासायनिक के अंदर दो भागों में बांटा गया है। कौन से? सममंडल और विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल। सममंडल की बात करें तो ये 0 से लेकर के 90 किलोमीटर तक का भाग इसमें आता है। 90 किलोमीटर का भाग आता है। और इसमें कौन सी गैसें? नाइट्रोजन, याद रखना है आपको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो ही गैसें मिलती है। यानी 0 से 90 किलोमीटर का भाग होमोस्फीयर या सममंडल का है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो प्रकार की गैसें सर्वाधिक मिलती है। इसके बाद 90 से लेकर के ऊपर अपने 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक जो क्या है, ये विषम मंडल का भाग आ जाता है। सबसे ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन गैस जो कि 3500 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद हाइड्रोजन गैस ही केवल मिलती है। उसके बाद हम बात करें नीचे, हाइड्रोजन की बात हमने कर ली। इसके नीचे हीलियम की परत आती है। हीलियम जो कि 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक के भाग में देखने को मिलती है। ऊपर हमने यहाँ नीचे बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम और हाइड्रोजन। तो यानी नाइट्रोजन 200 तक, 200 से 1100 तक ऑक्सीजन, 1100 से 3500 तक हीलियम और 3500 से 10,000 तक हाइड्रोजन। इस प्रकार की गैसों का क्रम देखने को यहाँ विषम मंडल में मिलता है। दोबारा देखें, सममंडल में हमने बात की है 0 से 90 किलोमीटर, दो प्रकार की गैसें यहाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर 90 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की बात की है विषम मंडल के लिए, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन की बात की है जो कि 200 किलोमीटर तक है। फिर ऑक्सीजन की 1100 किलोमीटर की बात की है। फिर हीलियम की जो कि 1100 से 3500 किलोमीटर तक की बात की है। फिर हाइड्रोजन 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हाइड्रोजन गैस या उससे ऊपर ये गैस मिलती है। तो ये हमने बात की रासायनिक संरचना के बारे में। तो थोड़ा दोबारा देखें, हमने बात कर ली है वायुमंडल की संरचना संगठन के बारे में। सबसे पहले हमने बात की संगठन, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों रूपों में देखने को संगठन अपना मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैसें हैं, लेकिन ठोस रूप में धूलकण, राख कण, उल्का कण, नमक कण मिलते हैं। फिर द्रव्य में जलवाष्प यहाँ देखने को मिलता है। गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कुछ अल्प मात्रा की बात आप करेंगे तो कौन कौन सी गैसें मिलती हैं उसमें? नियोन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो कुछ जेनॉन, क्रिप्टॉन, अनेक प्रकार की कुछ अल्प मात्रा की गैसें भी यहाँ देखने को मिलती है। और इसके बाद हमने बात कर ली है संरचना के बारे में, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। तो इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक अब एंड करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।